Hello, welcome back students. So what we are doing? We are doing class 9th political science chapter number 4 working of institutions. अपने लास्ट लेक्चर में हमने एक ओवरव्यू लिया था कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं. हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गवर्नमेंट के 3 इंस्टीट्यूशंस जो हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की फंक्शनैलिटी को पढ़ने जा रहे हैं, वो कैसे वर्क करते हैं. तो फ्रेंड्स, चैप्टर की शुरुआत कैसे होती है, शुरू करते हैं. सबसे पहले चैप्टर में ओवरव्यू दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ अपने लीडर्स को अपॉइंट करना नहीं होता कि हमने अपने लीडर्स को इलेक्ट कर दिया, इलेक्शन में वोट डाल दी और एक पार्टी जो है या तो मेजोरिटी से भी जीत गई, सरकार बन गई, या फिर कोएलिशन करके सरकार बन गई. क्या सिर्फ इतना ही काम है? उसके बाद सरकार अपना काम अपने आप करती रहे, रूल बनाए, रेगुलेशन बने, करे, कुछ भी करे? ऐसा नहीं है. सिर्फ डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लोगों द्वारा सरकार चुनी गई है और जो रूलर्स हैं वो लोगों के बिहाफ पर, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो डिसीजन ले रहे हैं. इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर फॉलो होती हैं. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सारी चीजें मेंशन की हुई हैं. सब गवर्नमेंट के जो सब पार्ट्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उनका क्या फंक्शन होगा, उनकी क्या लिमिटेशंस होगी, क्या पावर्स होगी, सब कुछ ऑलरेडी डिफाइन किया गया है. आपके इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक दिया हुआ है 4.1, दैट इज हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन. पहला टॉपिक है कि किस तरीके से कोई भी बड़ा डिसीजन लिया जाता है. तो देखिए, एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक ऑफिस मेमोरेंडम का एग्जांपल दिया हुआ है. ऑफिस मेमोरेंडम डेटेड 13 अगस्त 1990 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक ऑर्डर पास किया गया है. उसकी एक इमेज आपकी बुक में दी हुई है. ऑर्डर की शुरुआत कैसे हो रही है? ऑफिस मेमोरेंडम, ओएम नंबर मींस ऑफिस मेमोरेंडम नंबर, ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 36012/31/90 EST, फिर SCT डेटेड 3/8/1990. तो इस तरीके से पूरा फॉर्मल तरीके से जो है सर्कुलर का नंबर, ये जो ऑर्डर है ऑफिस मेमोरेंडम है. ऑफिस मेमोरेंडम मतलब एक सर्कुलर, जैसे हमारे स्कूलों में नोटिस दिया जाता है, सर्कुलर दिए जाते हैं, इसी तरीके से गवर्नमेंट भी अपने वेरियस डिपार्टमेंट्स को या सब डिपार्टमेंट्स को जब कोई ऑर्डर देती है, एक दिन में बहुत सारे ऑर्डर्स पास किए जाते हैं, वेरियस डिपार्टमेंट्स को भेजे जाते हैं. रोजमर्रा का जो गवर्नमेंट का काम होता है ना, उसमें रोज बहुत सारे ऐसे सर्कुलर जो है डिपार्टमेंट्स को भेजे जाते हैं. ठीक है, तो दिन में ही सैकड़ों ऐसे ऑर्डर भेजे जाते हैं क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनके सब डिपार्टमेंट्स हैं. तो जो भी रिटर्न फॉर्मल जो सर्कुलर भेजा जाता है हायर अथॉरिटी के द्वारा किसी भी नेक्स्ट डिपार्टमेंट को या सब डिपार्टमेंट को, उस सर्कुलर को, फॉर्मल सर्कुलर को, रिटर्न फॉर्मेट वाले सर्कुलर को हम क्या बोलते हैं? ऑफिस मेमोरेंडम बोलते हैं. इस तरीके का जो फॉर्मल ऑर्डर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, उसे हम कहते हैं ऑफिस मेमोरेंडम. तो ये जो ऑफिस मेमोरेंडम है, इसमें देखिए पर्टिकुलर नंबर दिया हुआ है, डेट दी हुई है इसकी, किस डेट को इश्यू किया गया, और देखिए इसमें किसके सिग्नेचर है? ज्वाइंट सेक्रेटरी के. ज्वाइंट सेक्रेटरी एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस सर्कुलर को, ऑफिस मेमोरेंडम को इशू किया है. अब देखो, ये ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है, ये भी गवर्नमेंट का एक पार्ट है क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सब डिपार्टमेंट्स हैं, और किसी भी डिपार्टमेंट से अगर कोई भी ऑफिस मेमोरेंडम इशू होता है किसी भी डिपार्टमेंट के हेड के द्वारा या किसी जनरल सेक्रेटरी के द्वारा, तो वो गवर्नमेंट का ही पार्ट है. तो ये सरकारी एक हुक्म, सरकारी ऑर्डर पास हुआ. किसने किया? सिग्नेचर किए किसने? ज्वाइंट सेक्रेटरी ने. तो इसका मतलब क्या? ये जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग का, ऐसे जो बाकी डिपार्टमेंट्स के हेड हैं, वो कोई भी कानून बना सकते हैं, कुछ भी ऑफिस मेमोरेंडम भेज सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट को? ऐसा नहीं है. इस सर्कुलर को बनने से पहले, इस ऑफिस मेमोरेंडम को बनने से पहले कानून बनाना पड़ता है और एक लंबा प्रोसीजर जो है ना फॉलो करना पड़ता है. तो देखिए, ये ऑफिस मेमोरेंडम जो इशू किया गया है, इसमें क्या कहा गया है, क्या इसमें जो है प्रोग्राम या पॉलिसी बताई गई है? इसमें बताया गया है कि आज के बाद 13/8/1990 के बाद अब ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि जो SC BC जो कास्ट हैं, यानी सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब्स में 27% रिजर्वेशन दी जाएगी. तो ये हुक्म जारी किया गया है, ये इस तरह की पॉलिसी इंप्लीमेंट की जा रही है, लॉ इंप्लीमेंट किया जा रहा है.
किसके द्वारा भेजा गया है? ज्वाइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा। ये जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के, ये डिपार्टमेंट सब डिपार्टमेंट है किसका? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन का। तो ये सीनियर डिपार्टमेंट है। इन्होंने ज्वाइंट सेक्रेटरी को बोला होगा कि आप लोग ये ऑफिस मेमोरेंडम तैयार कीजिए और सभी डिपार्टमेंट्स को भेजिए। लेकिन मिनिस्टर ऑफ पर्सनल जो और पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन डिपार्टमेंट है, ये भी तो सरकार का एक हिस्सा है। तो फ्रेंड्स, इस ऑफिस मेमोरेंडम के बनने की जो कहानी है वो अब आगे शुरू होती है। ये जो ऑफिस मेमोरेंडम तैयार किया गया था या 27% जो रिजर्वेशन देने की जो कानून बनाया गया था, वो मंडल कमीशन की सिफारिशों पर किया गया था। मंडल कमीशन की सिफारिश पे किया गया था। ये मंडल कमीशन क्या है और ये मंडल कमीशन क्यों बनाया गया और इनकी सजेशंस पर ये कानून बना, तो बना कैसे, कैसे प्रोसीजर को फॉलो किया गया, तो आइए देखते हैं अभी। मंडल कमीशन was established in 1979 by जनता पार्टी गवर्नमेंट अंडर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई। देखिए 1977 के इलेक्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस इलेक्शन हार गई और जनता पार्टी जो है मेजोरिटी से कोalition गवर्नमेंट वहां बना ली। उसके बाद पीएम बने मोरारजी देसाई। तो इनके शासनकाल में या यूं कहिए इनके प्राइम मिनिस्टर जो टेनर है उसके टाइम में इन्होंने 1979 में ये कमीशन का गठन किया, जिनके हेड जो थे, इस कमीशन के जो प्रेसिडेंट थे या जो हेड थे, वो थे बीपी मंडल। अब बीपी मंडल इसके हेड थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया मंडल कमीशन। ये कमीशन क्यों एस्टेब्लिश किया गया था? इट वाज एस्टेब्लिश्ड टू आइडेंटिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ इंडिया। इसका गठन इसलिए किया गया था कि जो हमारे भारत में जो जातियां सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड हैं उनको आइडेंटिफाई करें। कौन कौन सी जातियां हैं जो अभी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, उनकी लिस्ट तैयार करें और अपनी रिकमेंडेशंस जो है वो सरकार को दें। यानी हम लोग क्या स्टेप्स उठा सकते हैं इन बैकवर्ड क्लासेस को इस तरीके से सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को अपलिफ्ट करने के लिए, मूल धारा में जोड़ने के लिए। तो इस पर्पस से यह मंडल कमीशन एस्टेब्लिश किया गया था। तो फ्रेंड्स, मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1 साल के बाद 1980 में गवर्नमेंट को सबमिट कर दी और उन्होंने रिकमेंड किया कि एक तो उन्होंने बहुत सारी एससी, एसटीज, ओबीसी ऐसे कैटेगरी बना करके बहुत सारी ट्राइबल्स को, सोसाइटी को या सोसाइटी के बहुत बैकवर्ड क्लासेस को अलग अलग कैटेगराइज करके बताया कि कौन एससी में आते हैं, कौन एसटी में आते हैं। और उन्होंने क्या रिकमेंडेशन की? उन्होंने बहुत सारी 11 उन्होंने जो है रिकमेंडेशंस की थी, लेकिन हमारे इस चैप्टर में सिर्फ रिजर्वेशन के बारे में दिया हुआ है तो हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने रिकमेंड किया मंडल कमीशन ने कि एससीबीसी जो है, एससीबीसी मींस सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इसी को शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं एसईबीसी। तो एसईबीसी के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में 27% रिजर्वेशन होनी चाहिए। तो फिर ठीक है, इनकी इन्हीं रिकमेंडेशंस पे जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे गवर्नमेंट कौन सी थी? अब देखिए 1980s में जो गवर्नमेंट थी, इसके बाद दोबारा से इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार आ गई। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस पॉइंट को, हालांकि रिकमेंडेशन तो दे दी गई थी 1980 में, लेकिन 1980 से और 1989 तक अब यहां पे दोबारा से इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार आ गई और जनता पार्टी की सरकार गिर गई। तो चूंकि सरकार चेंज हो गई तो पॉलिसी एजेंडाज भी चेंज हो गए, तो इन्होंने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। और यहाँ पे जो पीएम थे 1980 से पहले इंदिरा गांधी रही, फिर 84 से 89 तक जो है राजीव गांधी की सरकार रही। तो इस दौरान तो इनको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। लेकिन 1989 के इलेक्शंस हुए, 1989 के जब इलेक्शन हुए, प्रधानमंत्री जो इस टाइम पर जिनको एसिनेट कर दिया गया था साउथ इंडिया में, वो गए थे कैंपेनिंग के लिए, हमारे राजीव गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थे। इनके एसिनेशन के बाद में जो इलेक्शंस हुए और उसमें जनता दल जो पार्टी थी, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अगेंस्ट कैंपेन चलाई और उन्होंने लोगों को प्रॉमिस किया
कि अगर हमारी सरकार जीतती है मेजोरिटी से या हम सत्ता में आते हैं तो हम मंडल कमीशन या मंडल आयोग हिंदी में बोलते हैं, मंडल आयोग की सारी सिफारिशों को यानी रिकमेंडेशंस को हम इंप्लीमेंट करेंगे अगर हमें जनता ने जिताया तो, अगर हमारी सरकार सेंटर में आई तो। ऐसा ही हुआ। 1989 के बाद जनता दल जो है उनके पीएम प्राइम मिनिस्टर बने वीपी सिंह, इनकी सरकार आ गई। तो इन्होंने इनकी सरकार आते इन्होंने क्या किया, 13 अगस्त 1990 को ये डिक्लेयर कर दिया गया, इनको इंप्लीमेंट कर दिया गया, कानून बना दिया गया, पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास किया गया, प्रेसिडेंट ने उसे साइन किए और इस तरीके से कानून बना करके 27% रिजर्वेशन दे दी गई एसईबीसी को। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। यह कानून बन गया तो क्या, अगर पार्लियामेंट से कोई कानून बन गया, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, तो क्या ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर एक्सेप्टेड बाय द पीपल? एज आई टोल्ड यू, इंडिया इज अ वेरिएंट कंट्री। यहां पर कुछ कानून अगर किसी एक फैक्शन ऑफ सोसाइटी को फेवर करते हैं और दूसरे फैक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए फेवरेबल नहीं है, तो ऐसे कानून कई बार कंट्रोवर्शियल भी हो जाते हैं। यही हुआ। ये जो 27% रिजर्वेशन वाली बात है, ये सिर्फ एसईबीसी कम्युनिटी के लिए थी, बैकवर्ड क्लासेस के लिए थी। लेकिन बाकी की जो प्रजातियां थी, बाकी के जो जात हमारे जो कास्ट जो हमारे इंडिया में है, जो इस कैटेगरी में नहीं आती थी, उन्होंने इसको प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। तो इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ इसके अगेंस्ट, कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने, कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स ने बड़े झुंडों में, पब्लिक वायलेंट भी हो गई, धरने प्रदर्शन शुरू हुए, आगजनी की गई। तो इसके बाद बहुत ज्यादा माहौल देश का खराब हुआ। तो क्या हुआ, अब ये जो एक्ट जो वीपी सिंह की सरकार ने पास किया, उसके बाद जो मेमोरेंडम आपने देखा था, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने मेमोरेंडम पास करके इस चीज को इंप्लीमेंट करना भी शुरू कर दिया। उसके बाद दंगे हुए, बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ। तो फिर मुकदमा पहुंच गया जुडिशरी के पास, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस पे कानून तो बना दिया, लेकिन ये कंट्रोवर्शियल हो गया। उसके बाद कहां चला गया, सुप्रीम कोर्ट में, जुडिशरी के पास चला गया मामला। और ये मुकदमा चला, दो पार्टी, दो फैक्शंस पे डिवाइड हो गई। एक तरफ तो सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, और दूसरी तरफ वो लोग जो इसको इस कानून को इम्पार्शियल, इस कानून को पार्शियल मानते थे, बायस्ड मानते थे, डिस्क्रिमिनेटरी मानते थे। दोनों फैक्शंस के बीच में मुकदमा चला। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिड कर दिया। तो तब से आज तक हमारे देश में 27% रिजर्वेशन दी जाती है एसईबीसी को। लेकिन फ्रेंड्स, ये प्रोसीजर बहुत लंबा प्रोसीजर है। आपने देखा किस तरीके से कमीशन की सिफारिशों पे सरकार ने एक बिल प्रिपेयर किया, फिर लोकसभा राज्यसभा के अंदर उसको डिबेट किया गया लंबे समय तक। उसके बाद फिर उसको प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होने के बाद वो रूल बन गया। फिर रूल बनने के बाद में उसको इंप्लीमेंट करने के लिए ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया गया। उसके बावजूद लोगों को वो पसंद नहीं आया, कंट्रोवर्सी हो गई, अनपॉपुलर हो गया। फिर वो जुडिशरी के पास चला गया। फिर कई सालों तक ये मुकदमा चला, वहां पे कई दिनों तक ये दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। उसके बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि ये कानून अस्तित्व में रहेगा, इट इज वैलिड। ठीक है, तो इस तरीके से फाइनल डिसीजन किसने लिया, जुडिशरी ने। तो फ्रेंड्स, अभी हमने थोड़ा सा इस पार्ट में ओवरव्यू लिया कि किस तरीके से मंडल कमीशन क्या था और उनकी सिफारिशों से किस प्रकार की रिजर्वेशन दी गई एसईबीसी को, कैसे वो कंट्रोवर्शियल हुआ और किस तरीके से पूरा फाइनली ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया गया ज्वाइंट सेक्रेटरी के द्वारा। तो ऐसे करके एक लंबा प्रोसीजर फॉलो होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो काफी बड़ा हो गया है। अब इसके बाद के जो नेक्स्ट टॉपिक्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। हाउ लेजिस्लेचर वर्क, हाउ एग्जीक्यूटिव वर्क्स, what are the parts, what are the institutions who are working to control the administration of such a variant country. ठीक फ्रेंड्स, मिलते हैं, थैंक यू।